हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए और बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन की। कल हमारे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन 11 है और देख लेते हैं एक बार इसे भी। ठीक है, कहता है कि हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा शामिल नहीं है आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, देखो भाषा ही बुद्धि, बिल्कुल ये शामिल है आपका, भाषा बुद्धि शामिल है। भाषाई बुद्धि किसमें पाई जाती है, जैसे कि कवि हो गए आपके, ठीक है, इन वगैरह में पाई जाती है। भावनात्मक बुद्धि बेटा नहीं पाई जाती है, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, और कौन सी स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, जिसके लिए स्थान महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि आपका मूर्तिकार हो गया। कैसा हो गया, मूर्तिकार। जैसे कि कार्टूनिस्ट हो गया। ठीक, कार्टूनिस्ट यानी कि आपने देखा होगा कार्टून, कोई कार्टून बहुत टेढ़ा बेड़ा बनाता है लेकिन आँख को आँख की जगह पे ही लगाता है, हाथ को हाथ की जगह पे ही लगाता है, तो उसके लिए स्थान में महत्वपूर्ण होता है। संगीत की बुद्धि किस में पाई जाती है, संगीतकार में पाई जाती है। 3 ये हो गई आपकी। चौथी आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि हो गई, जिसमें जो हमारे एथलीट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत आत्मबुद्धि होती है और एक आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि होती है आपकी। ठीक है, एक इंट्रापर्सन और इंटरपर्सन, ये 2 तरीके की बुद्धि होती है। कुल मिला के आपकी कितनी होती हैं, 9 होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस बार काफ़ी आए थे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका एक तरीका है करने का बेटा, वो मैंने आपको पहले बताया था, इस बार फिर बताता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, अभी इसको न ही अभिकथन समझना है न ही कारण समझना है। अभी आप समझ लीजिए कि ये आपके 2 ऑप्शन हैं, ए और बी। ठीक है, केवल आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा ठीक है, पहले आपको ये देखना है इसमें से। ठीक है, देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते हैं, ये वाला भी ऑप्शन आपका ठीक है। अब बस यहाँ से आप पहले ऑप्शन काट लीजिए। देखो ए और आर दोनों सही हैं, यहाँ पे कहता है ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है किंतु आर गलत है, ये भी गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। इतने ऑप्शन पढ़ने से 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब आपको क्या करना है अब आपको ये करना है कि यहाँ पर आपको क्योंकि लगाना है। ठीक, क्योंकि के बाद अगर ये उत्तर मिलता है तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, और उत्तर अगर नहीं मिलता है आर का, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ठीक, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से समझ सकते हैं, यानी कि उत्तर मिल रहा है, क्योंकि के बाद उत्तर मिल रहा है, और उत्तर मिल रहा है तो ए आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। इन तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से आपको हैंडल करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कहता है कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, आपका ये 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। कहता है विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। देखो बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, यानी कि बढ़ावा देने का मतलब ये हो गया कि लड़कियां घर का काम करेंगे, लड़के बाहर का काम करेंगे, तो ऐसा तो ऑप्शन हमें नहीं बताना है। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को क्या दें बेटा, चुनौती दें। बिल्कुल ये हो सकता है ऑप्शन, फिर भी हम चारों ऑप्शन रीड करेंगे। विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाएंगे। देखो अगर आप समान जेंडर के ग्रुप बनाएंगे तो ये भी आपका रूढ़िवादिता से संबंधित हो जाएगा। कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। बात तो करनी चाहिए ना, तभी तो चुनौती मिलेगी, इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी कि कक्षा कैसी है आपकी, बहुसांस्कृतिक है। कैसी है, बहुसांस्कृतिक है। सबसे
पहले समझ लेते हैं कि बहुसांस्कृतिक कक्षा होती क्या है। देखो, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या करना चाहिए कि अध्यापक को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और ऐसी कक्षाएं जिनमें विविध पृष्ठभूमि वाले छात्र आते हैं, ठीक है, और शिक्षक एकत्र होते हैं, उन कक्षाओं में विविध पृष्ठभूमियों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। क्या देना चाहिए, समान रूप से महत्व देना चाहिए। तो हमसे कह रहा है केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधान चाहिए, नहीं बेटा, केवल शब्द आ गया, यहाँ से भी ऑप्शन गलत होगा। यदि सीटेट में आपको केवल शब्द दिखता है तो वो निगेटिव सेंस में आ जाता है, पढ़ना ही नहीं है, काट देना है। कहता है प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक, अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे उसने नकारात्मक प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो अभी हम अपने आंसर तक पहुँचे ही नहीं थे और हमें आंसर पता चल गया कि यदि आपको ऑप्शन काटना आते हैं तो आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है कि जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। देखो, मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में ये तीनों चारों के चारों पढ़ाए थे। हमसे कह रहा है कि किसी संबंध, कौशल, बोध, समझ या पाठ को अधिगम और प्रक्रिया के दौरान, यहाँ से हमने पकड़ना है क्वेश्चन को, के दौरान। मैंने आपको बताया था जब अधिगम के लिए आकलन बोलेगा तो हम क्या लगाएंगे, के दौरान या से पहले, के दौरान या से पहले। जब हम बच्चे का आकलन पहले करते हैं या पढ़ाते के दौरान करते हैं, पकड़ना कहाँ से है बेटा, के दौरान। मैंने आपको बताया था कि अधिगम के लिए, आकलन के लिए क्या लिखते हैं हम, के दौरान। यानी कि यदि हम पढ़ाते टाइम ही आकलन कर रहे हैं या से पहले, या हम पढ़ाने से पहले आकलन कर रहे हैं कि हमें बच्चों को समझ के क्या पढ़ाना है, ये हमारा अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। अधिगम का आकलन का मतलब होता है के बाद, यानी कि पढ़ाने के बाद करना। आज सतत मूल्यांकन जो लगातार किया जाता है, यानी कि पढ़ाते वक्त, पढ़ाने से पहले एक हफ्ते में। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के लास्ट में किया जाता है, सत्र के लास्ट में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन, क्योंकि जो हम आकलन है वो कब कर रहे हैं, दौरान कर रहे हैं। ठीक है, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कहता है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में विभिन्नता होने के बावजूद इनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का उद्देश्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में विभिन्नता होने के बावजूद उनके या इनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, किस प्रकार का उद्देश्य है। 16 का आप लोगों को बताना है। कहता है एकीकृत है, समावेशी है, विशेष शिक्षा है या अप्रगतिशील शिक्षा है। देखो, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद भी उनके स्वभाविक गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक, ये किस में आता है, तो ये समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य आ जाता है, क्योंकि समावेशी कक्षा में विभिन्न धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति से आने वाले विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भावनाओं का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि जो वंचित पृष्ठभूमि से आया है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये जानना है। कहता है उन्हें अत्यधिक लिखित कार्य दें, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें, या उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं या उन्हें अनदेखा करें। देखिए, वंचित पृष्ठभूमि से बच्चा आया तो आपको क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को चाहिए कि वे उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें, किस पृष्ठभूमि से आने के बाद कैसा व्यवहार रखते हैं, किस तरीके से सीख सकते हैं, किस चीज़ की उन लोगों को कमी थी वो आप पूरा करेंगे, और उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करेंगे। ऐसा करने से वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों में क्या अभिप्रेरणा तथा आत्मविश्वास का क्या होगा, संचार होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो डिमोटिवेट होंगे, साथ ही सामाजिक न्याय का विकास संभव हो पाएगा। अब हमसे कहता है कि उन्हें अत्यधिक गृह कार्य देंगे। गृह कार्य से काम नहीं चलेगा बेटा, उनके संदर्भ में बारे में जानेंगे और प्रयास करेंगे और उनको कक्षा में क्या करेंगे, शामिल करेंगे बेटा।
कहता है उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएंगे। अगर अलग से बैठा देंगे तो समावेशी कक्षा का हनन हो जाएगा। अनदेखा नहीं करेंगे बेटा, किसी बच्चे को अनदेखा नहीं करते हैं। ये सब टैग वर्ड हैं। 18 लास्ट वीडियो मैंने आपको बताए थे सारे अधिगम अक्षमताएं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? 18 का बताना है। देखो, पठन वैफल्य पढ़ने से संबंधित होता है, जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ये तो हमारा पढ़ने से संबंधित नहीं है। गुणज वैफल्य जिसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, गणित में कैलकुलेशन से संबंधित होता है, नहीं होता। भाषा वैफल्य भी नहीं होता है, आपका होता है गति समन्वय वैफल्य। ऑप्शन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखो, गति समन्वय वैफल्य होता क्या है? ऐसी अधिगम अक्षमता है जो किसी व्यक्ति के संतुलन यानी कि शारीरिक निपुणता और हाथ आंख की क्षमता को प्रभावित करती है। ये अधिगम अक्षमता भाषा की अभिव्यक्ति, लेखन अभिक्षमता एवं सूक्ष्म शारीरिक कौशलों आदि को प्रभावित भी कर सकती है। स्वालीनता देखो मैंने इसी में कराया था। लास्ट वीडियो आप लोग देखेंगे टेलीग्राम पर या आप लोग प्लेलिस्ट में से जाकर देख लेंगे, सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा अच्छे से। स्वालीनता जिसे हम ऑटिज्म बोलते हैं, से जूझते विद्यार्थियों में पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों होने की संभावना रहती है? ठीक है, 19 का आपको बताना है। देखो, स्वालीनता होती क्या है? स्वालीनता का मतलब होता है बच्चा खुद में खोए रहता है। ठीक है, क्या खुद में खोए रहता है? विद्यार्थियों में स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में संप्रेषण में कठिनाई की संभावना होती है। और क्या होता है? बच्चा खुद में गुम रहता है। स्वालीनता मस्तिष्क संबंधी विकार होता है। कैसा विकार होता है? मस्तिष्क संबंधित विकार होता है। मस्तिष्क संबंधी विकार होता है। इसमें बच्चा क्या होता है? खुद में खोम रहता है, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। जिन बच्चों में ये मानसिक विकास होता है बेटा, उनमें बाल्यावस्था से ही लक्षण जो होते हैं दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण संबंधी कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि सभी के साथ अंतःक्रिया नहीं, ये केवल खुद में खोए रहते हैं। बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर होता है, ये भी नहीं होगा। उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल होता है, ऐसा भी नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बाकी कल शुरू करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है? ठीक है, सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है। जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है। ठीक है, ये भी होता है, मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट अभी कराया था। जिज्ञासा की प्रबल संभावना होती है। अभिसारी चिंतन बेटा नहीं होता है। अगर इसकी जगह पर आपका अपसारी चिंतन होता, अपसारी चिंतन, तो ऑप्शन आपका हो सकता था। अपसारी चिंतन का मतलब होता है एक चीज़ को कई तरीके से सोचना। ठीक, कई तरीके से सोचना। स्तरीय समस्या समाधान कौशल ये भी पाया जाता है। नया नविचार, अनूठे विचार, बिल्कुल कुछ नया कर पाना, ये भी पाया जाता है। हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो अभी सारी सोचा जाएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही।